अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं एक शॉर्ट स्टोरी लेकर आया हूँ जिसका उन्वान है ज़रका, जिसको तहरीर किया है फरियाल खान ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिसंबर की नरम सी सुबह ज़मीन पर उतर चुकी थी और हर सू ठंडी हवाओं का राज था, जिससे बचने के लिए एक सियाह करवाला के सारे शीशे चढ़े हुए थे, जो एक छोटी सी खूबसूरत घर के सामने आकर रुकी थी और ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स ने हॉर्न देकर किसी को घर से बाहर बुलाना चाहा। वो शख्स अपनी कोशिश में कामयाब रहा और थोड़ी देर बाद ब्लैक जीन्स पर ब्राउन टी शर्ट और इसके ऊपर ब्लैक जैकेट पहने, सफरी बैग कंधे पर लटकाए एक 28 से 30 साला वजीहा जवान घर से बाहर आया। इसने घर के दरवाजे को चाबी से लॉक किया और फिर चाबी पैंट की जेब में रखते हुए वो कार की जानिब आया, जिसका फ्रंट डोर इसके लिए खोल दिया गया था। गुड मॉर्निंग, इसने कार में बैठकर दरवाजा बंद करते हुए खुश अखलाकी से पेश किया। गुड मॉर्निंग। ड्राइवर समेत कार में पहले से मौजूद 4 लड़कियों ने भी इस अंदाज में जवाब दिया। अपना बैग नौफल को दे दो हारिफ, पीछे डिगी में रख आएगा। ड्राइविंग सीट पर बैठे जवाब ने कहा, हाँ दे दे, मैं तो पैकिंग पर बस आप सबका सामान उठाने के लिए चल रहा हूँ। पीछे नशिस्त पर दाएं तरफ बैठे लड़के ने जल कहा और इसका बैग लेकर गाड़ी से उतर गया। क्या हुआ इसको नौशाद, इतना जला बना हुआ क्यों हो रहे हो? हारिफ ने बैग व्यू मरमर से ऐसे देखते हुए सवाल किया। कुछ नहीं यार, अम्मी से डांट पड़ गई थी घर से निकलते हुए, बस तब से मुंह बनाया हुआ है इसने। बीच में बेटी नौशाद ने जवाब दिया, जो कि नौफल का बड़ा भाई था। फिर हारिफ ने गर्दन मोड़कर बाएं तरफ की खिड़की से चिपक कर बैठे फाइज को देखा, जो दोनों कानों में हैंड फ्री लगाए, हैंड फ्री का माइक बिल्कुल मुंह से चिपकाए, इन सब से बेखबर सरगोशी में किसी से बातें करने में मसरूफ था। इसके कान नहीं पकते, दिन रात अपनी मंगेतर से बात करते करते हारिफ जवाब से बोला, इसकी छोड़ो, मुझे तो इसकी मंगेतर पर हैरत होती है जो इसे इतना मुंह लगा लेती है। जवाद ने भी शरारत से जवाब दिया, मेरे कान में हैंड फ्री लगी है, मैं बहरा नहीं हूँ, सब आवाज आ रही है मुझे तुम लोगों की। फाइज ने माइक पर हाथ रखते हुए तंग कर इसके इल्म में इजाफा किया, बहरे ना सही मगर बेगैरत जरूर हो, तुम जो इतनी बेगैरती के बाद भी फोन नहीं छोड़ते। नौशाद ने जट नहले पे दहला मारा तो वो उसे घूर कर रह गया। तब ही नौफल वापस गाड़ी में आकर बैठा, जिसके बाद जवाद ने कार आगे बढ़ा दी। तुमने अपने घर फोन करके इतला दी थी, इस बार तुम वीकेंड पर घर नहीं आओगे बल्कि हमारे साथ पिकनिक पर जा रहे हो। जवाद ने ड्राइव करते हुए पूछा, हाँ बता दिया था, इसका भी यही कहना था कि अच्छा है, थोड़ी आउटिंग भी सेहत के लिए अच्छी होती है। सिर्फ 9 to 5 की जॉब के बाद घर आकर काफी पी कर सो जाना जिंदगी नहीं है, इसने तफसीली जवाब दिया। वाह भाई, कितने शानदार विचार हैं तुम्हारे घर वालों की, और एक हमारी अम्मा है, जरा सी बनक पड़ जाए कि हम दोस्तों के साथ कहीं जा रहे हैं, 2 घंटे जलील करने के बाद कहती है जाओ जूजी में आए करो। नौशाद ने इस पर रश करते हुए मस्कीनियत से अपना दकड़ा सुनाया, सिर्फ बोलती है जूजी में आए करो, करने तो देती नहीं है। नौफल ने भी नरोटे अंदाज से गुफ्तगू में हिस्सा लिया। चल छोड़ना, अब मुंह टीक कर अपना, नौशाद ने इसे टोका। और बताओ नौफल, पिछले हफ्ते रिजल्ट आया था ना, तुम्हारे लास्ट ईयर का क्या पोजीशन बनी? हारिफ ने इसका मूड बदलने के लिए नया मौजूद छेड़ा। इसकी बात पर नौफल खामोश ही रहा, जबकि नौशाद और जवाद मानीखेजी से हंसने लगे। क्या हुआ बताओ, यारिब ने पूछा। आप वो बात क्यों पूछते हैं कि जो बताने के काबिल नहीं है? नौशाद और जवाद ने बाकायदा सुर में गाते हुए नौफल को चढ़ाया, तो इसकी समझ में सारा माजरा आ गया। मुझे आना ही नहीं चाहिए था आप लोगों के साथ, नौफल ने कहते हुए मुंह खिड़की की तरफ कर लिया, जिससे ये तीनों ही महजूज हुए, जबकि फैजान इनसे बेखबर हिंजो अपनी बातों में मसरूफ था। ये सब दो जिंदगी की झीलियों से छुट्टी लेकर कुछ वक्त के लिए बेफिक्री की फिजा में सांस लेने के लिए निकले थे, मगर इन्हें नहीं पता था कि जिस सफर पर ये चल पड़े हैं इसकी मंजिल इसकी सोच के बरकस होने वाली थी। मुसलसल सफर के बाद जब सुबह दोपहर में तब्दील हुई और ये लोग भी बैठे बैठे थक गए,
ہوئے تو خود کو اور گاڑی کو تھوڑا آرام دینے کے لیے انہوں نے گاڑی ہائی وے پر بنی ایک ڈالی پر روک دی اور کچھ دیر وہاں رک کر کھانے پینے کے بعد انہوں نے سفر دوبارہ جاری کیا، مگر اس بار ڈرائیونگ سیٹ پر سنبھالنے کی باری حارث کی تھی۔ اب اندازتاً اور کتنا دور ہے تمہارے دوست کا فارم ہاؤس؟ فرنٹ سیٹ کے کچھ سے ٹیک لگا کر بیٹھے جواد نے پوچھا۔ ابھی دن کے 2 بج رہے ہیں، تقریباً 4 ساڑھے 4 بجے تک پہنچ ہی جائیں گے۔ ایک ہاتھ سے سٹیئرنگ تھامے دوسرے ہاتھ پر بنی گھڑی کو دیکھ کر حارث نے جواب دیا تو اس نے عصابت میں سر ہلایا۔ حارث سامنے دیکھو! اچانک پچھلی نشست پر سے نوشاد چلایا تو اپنی گھڑی پر سے نظر ہٹا کر سامنے کرتے ہوئے اس نے زور سے بریک لگایا، جس کے باعث گاڑی جھٹکے سے رکی۔ کیا ہوا؟ فائز نے ناسمجھی سے پوچھا۔ وہ دیکھو بلی، ابھی گاڑی کے نیچے آ جاتی۔ نوشاد نے وجہ بتائی تو سب نے دھیان دیا کہ ایک کالی بلی روڈ پر سے گزر رہی تھی۔ حارث بھائی، کوئی اور راستہ نہیں ہے آگے جانے کا؟ نوفل نے پوچھا۔ کیوں نہیں؟ اس نے بتاتے ہوئے سوال کیا۔ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو اس پر سے نہیں گزرتے، اس نے پراسرار انداز میں بتایا۔ لیکن بلی کے پاس تو کینچی تھی ہی نہیں، جواد نے شرارت سے کہا۔ ارے چھوڑ اس کو یار، فلمیں دیکھ دیکھ کر دماغ خراب ہو گیا ہے اس کا۔ نوشاد نے بات ہوا میں اڑائی۔ بھائی میں سچ کہہ رہا ہوں کہ کالی بلی جب راستہ کاٹ جائے تو کچھ برا ہو جاتا ہے، اس نے اپنی بات پر زور دیا۔ جتنے ڈیٹ ہم لوگ ہیں نا، مجھے تو لگتا ہے کالی بلی کے ساتھ ہی کچھ برا ہو جائے۔ حارث نے بھی شرارت سے لقمہ دیا۔ یہ مذاق نہیں ہے حارث، اس نے جتانا چاہا۔ یہ مذاق نہیں بلکہ بدعت ہے، ورنہ قرآن و حدیث میں کچھ پڑھا ہے اس کے بارے میں؟ بس فلموں میں ڈرا ڈرا کر ان باتوں پر اندھا دھن یقین کرتے چلے جاتے ہیں سب، اس نے سنجیدگی سے قطع کی، جبکہ حارث نے بھی دوبارہ کار آگے بڑھا دی، جس کے بعد یہ سفر پھر سے شروع ہو چکا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دوپہر شام میں تبدیل ہو گئی، جبکہ حارث کے سوا باقی چاروں باتیں کرتے ہوئے اب سو گئے تھے۔ سردیوں کی شامیں یوں تو سنسان ہی ہوتی ہے، مگر اس وقت گہرے ہوتے آسمان تلے یخ بستہ ہواؤں میں ماحول کچھ زیادہ ہی ویران سا لگ رہا تھا۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے حارث کے چہرے پر آہستہ آہستہ پریشانی آثار نمودار ہوئے، اور پھر اس نے آس پاس نظریں دوڑاتے ہوئے گاڑی آہستہ کر کے روک دی۔ جواد، جواد! اس نے اسے کندھے سے ہلا کر پکارا۔ کیا ہوا؟ پہنچ گئے ہم فارم ہاؤس؟ اس نے موندی آنکھیں کھول کر پوچھا۔ نہیں یار، مجھے لگ رہا ہے کہ شاید میں راستہ بھول گیا ہوں۔ اس نے فکر مندی سے خدشہ ظاہر کیا تو اگلی ہی پل اس کی ساری نیند بگ سے اڑ گئی۔ کیا؟ وہ حیرت سے کہتے ہوئے سیدھا ہوا، جبکہ دونوں کی آواز سن کر باقی 3 بھی بیدار ہونے لگے تھے۔ ایسا کیسے راستہ بھول گئے؟ اب ہم کیا کریں گے؟ جواد بھی فکر مند ہوا۔ یار میں تو پہلے کبھی نہیں آیا ہوں یہاں، بس اس نے زبانی راستہ سمجھایا تھا مجھے، مگر وہ بھی میں بھول گیا ہوں، اس نے تعصب سے وضاحت کی۔ کیا تم راستہ بھول گئے ہو؟ نوشاد حیرت سے بولا تو فائز اور نوفل بھی برہم گرما ہوئے۔ اب ہم کیا کریں گے بھائی؟ نوفل گھبرایا۔ ایسا مت بولو یار، میرے تو موبائل کی چارجنگ بھی ختم ہو رہی ہے، سوچا تھا فارم ہاؤس جا کر چارج کر لوں گا۔ فائز کو اپنی فکر ہوئی۔ یار تم چپ کر، ایسے وقت میں بھی تجھے موبائل کی پڑی ہے، نوشاد نے چڑھا کر اسے ٹوکا۔ تم فون کرو اپنے دوست کو حارث۔ جواد کو اچانک خیال آیا۔ ہاں، حارث کہتے ہوئے جلدی سے پینٹ کی جیب سے موبائل نکالا، مگر اگلی ہی پل اسے مایوسی کا سامنا ہوا۔ اوہ نو، یہاں تو نیٹ ورک ہی نہیں ہے، اس نے جلا کر بتایا تو باقی سب کا بھی دل ڈوبا۔ اب ہم واپس بھی نہیں جا سکتے کیونکہ سفر لمبا ہے، اس لیے راستے میں ہی رات ہو جائے گی، اور رات کے وقت سفر کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ حارث کو واپسی کا راستہ بند نظر آیا۔ لیکن ہم یہاں کھڑے بھی تو نہیں ہو سکتے، تھوڑی دیر بعد اندھیرا ہو جائے گا، پھر کیا کریں گے ہم؟ جواد نے ناسمجھی سے سوال اٹھایا تو سب ہی پریشانی کے عالم میں سوچ میں پڑ گئے، جبکہ نوفل نے باقاعدہ زیر لب وہ ساری دعائیں پڑھنا شروع کر دی تھی جو اسے یاد تھی۔ ایسا کرتے ہیں کہ آگے چل کر دیکھتے ہیں۔
क्या पता कुछ न कुछ मिल जाए। हारिब ने ख्याल जाहिर करते हुए खामोशी को तोड़ा। यही करना पड़ेगा, क्योंकि हाथ पे हाथ धरे यहाँ तो नहीं बैठे रह सकते हम। जवाद ने भी ताकीद की, जिसके बाद हारिब ने धड़कते दिल के साथ गाड़ी दोबारा आगे बढ़ा दी। यार मोबाइल में नेटवर्क नहीं है, अब मैं अपनी जान से बातें कैसे करूँगा। पाइस को अपनी फिक्र लाहक हुई। तू चुप कर यार, इधर जान पर बनी है और तुझे अपनी जान की पड़ी है। नौशाद ने जलाकर इसे टोका। थोड़ा सफर और तय करने के बाद भी पहले इन्हें कहीं कोई घर तो नहीं, झोंपड़ी भी नहीं नजर आई, दूर दूर तक, जिसके बायस सबका दिल डूबने लगा। और सोने पर सुहागा सूरज भी बिल्कुल आसमान के किनारे पर पहुंचकर गुरूब होने के लिए तैयार था। लेकिन अचानक ही इसकी उम्मीद का बुझता हुआ चिराग दोबारा बड़बड़ाता और एक मोड़ मुड़ते ही इन्हें काफी फासले पर एक बड़ा सा बंगला बना हुआ नजर आया। वो देखो, वहाँ सामने एक बंगला है। सबने इस तरफ देखते हुए एकदम जोश में आकर एक जुबान कहा, स्पीड बढ़ा हारिब और जल्दी वहाँ पहुँच। नौशाद ने बेसब्री से कहा। इसने गाड़ी की रफ्तार तेज की और जल्द अज जल्द गाड़ी को इस बंगले के करीब ले जाने लगा, जिसे देखकर इन्हें थोड़ा हौसला हुआ था। बिलाखिर हारिब ने बंगले के बिल्कुल सामने आकर ब्रेक लगाया, जिसके बाद सब एक एक करके गाड़ी से बाहर आ गए। ये एक बहुत ही आलीशान मगर अजीब पुरस्कार बंगला था, जो गुरूब होते सूरज की रोशनी में मजीद अजीब लगा। यार ये बंगला है या भूत बंगला? फाइज ने जायजा लेते हुए कहा, जबकि हारिब ने बिना मजीद वक्त बर्बाद किए आगे बढ़कर डोर बेल बजाई। बेल के बिल्कुल नीचे एक नीम प्लेट लगी थी, जिस पर जमी गर्द की मिट्टी तह के बायस इस पर लिखा नाम नजर नहीं आ रहा था। हारिब के दिल में न जाने क्या आया। इसने हाथ से वो गर्द साफ कर दी, जिसके बाद वहाँ बहुत वाजे ज़रक़ा महल लिखा हुआ नजर आया। तब ही बड़े से दरवाजे पर खटका हुआ और वो अंदर की तरफ खुला, और दरवाजा खुलने वाले शख्स को देखकर पांचों अपनी जगह साकित हो गए। वो फुल आस्तीन वाला, जमीन को छूता सियाह रेशम का गाउन पहने, मुनासिब कद काट की एक नाजुक सी लड़की थी, जिसके लंबे सियाह बाल पुष्प पर आबशार की मानिंद खुले हुए थे। और जिस चीज ने इन सब को मबहूत कर दिया था, वो थी दिलकश नील नक्श वाले सांवले चेहरे पर गहरी नीली आंखें। आ जाए, वो कहती हुई एक किनारे पर हुई तो पांचों इसकी आवाज सुनकर होश आया, जो इसी की जैसी पुरकशिश थी। वो दरअसल हम लोग राह, मैंने कहा आ जाए अंदर। हारिब वजाहत करने ही लगा था कि वो बोल पड़ी, और इसके बोलने का अंदाज ऐसा था गोया हुक्म दे रही हो। इन पांचों ने पहली एक नजर एक दूसरे को देखकर आंखों में इस ताज्जुब का इजहार किया, जो इन्हें इस लड़की की इस कदर बेतकल्लुफी पर हुआ था कि बिना जान पहचान के, बिना नाम पता पूछे वो इन्हें अंदर आने की दावत दे रही थी। लेकिन फिर और कोई रास्ता ना होने के बायस पांचों ने अंदर की जानिब कदम बढ़ा दिए। बाहर की निस्बतन ये बंगला अंदर से ज्यादा शानदार था, जिसका ये लोग बेख्तियार जायजा लेने लगे। क्या हुआ, घर पसंद नहीं आया आपको मेरा? लड़की ने ठहरते हुए लहजे में कहा। तो ये लोग भी चौंके। नहीं, बहुत खूबसूरत है आपका घर, बिल्कुल आपकी तरह, जवाब ने मुस्कुराते हुए एक अदा से कहा, जिस पर जवाबन इसने कोई रद्दी अमल नहीं दिया। शुरू हो गया इसका टरक। नौशाद ने फाइज के कान में सरगोशी की। दरअसल हम लोग रास्ता भटक कर यहाँ आ गए हैं, और कल सुबह तक हमें किसी ठिकाने की जरूरत है, अगर आप बुरा ना माने। कभी कभी इंसान भटक कर ही मंजिल तक पहुँचता है। हारिब वजाहत करने ही लगा था कि वो अपनी मखसूस ठहरे हुए अंदाज में बोल पड़ी। नतीजतन वो खामोश हो गई। ऊपर गेस्ट रूम है, वहाँ जाकर फ्रेश हो जाएं आप लोग, फिर डिनर पर मिलते हैं। लड़की ने इस इशारा किया जहाँ संगमरमर की सफेद सीढ़ियाँ ऊपर की फ्लोर पर जा रही थी। मतलब ये अंदिया था कि वो लोग यहाँ रुक सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, जवाब मशहूर हुआ। इसे कोई जवाब देने के बजाय लड़की पलटकर वहाँ से जाने लगी, जबकि फाइज और नौफिल ने बिना वक्त बर्बाद किए ऊपर की जानिब दौड़ लगा दी, क्योंकि फाइज को मोबाइल चार्ज पर लगाना था और नौफिल को बाथरूम जाना था। एक्सक्यूज मी, आपका नाम क्या है? जवाद ने पीछे से पुकार कर सवाल किया तो वो रुक गई, मगर इनकी जानिब पलटी नहीं। ज़रक़ा,
سپاٹ انداز میں ایک لفظی جواب ملا اور پھر وہ مزید کوئی بات چیت کیے بنا وہاں سے چلی گئی، جسے یہ تینوں دیکھ کر رہ گئے۔ لمبے سفر کی تکان کے بعد ایک آرام دہ ٹھکانہ مل جانے کا اطمینان تھا۔ یہ پانچوں اس قدر پرسکون ہو گئے تھے، اور پھر دسمبر کی یخبستہ شام میں جب باہر سرد ہواؤں کا راج تھا تو کمروں میں آن ہیٹر کی گرمائش نے انہیں مزید راحت پہنچائی تھی۔ فائز چارجنگ پلگ کے پاس کرسی پر بیٹھا موبائل چارج کرنے میں مصروف تھا۔ حارث بیڈ پر اپنا بیگ کھولے کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ جواد کمروں کی چیزوں کا جائزہ لینے میں مصروف تھا، اور نوشاد کے باتھ روم سے باہر آنے کے بعد اب نوفل فریش ہونے جا چکا تھا۔